नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट छोटे छोटे ब्रीफली बहुत सी चीज़ों पर हम लोग फोकस डालेंगे। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हुए हम लोग पहला टॉपिक ले लेते हैं DNAR रूल्स का। DNAR रूल्स में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी पेनल्टीज होती है और उसका SOP किसको दिया होता है। ओके, तो इसमें DNAR रूल्स के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग तो देख लेते हैं पेनल्टीज़। तो सबसे पहली पेनल्टी होती है वो होती है सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब हो जाता है निंदा करना। आपने कोई भी ऐसा काम किया जो कि प्रशासन की नज़र में या ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है, तो उस कार्य के बारे में आपको एज अ पनिशमेंट के तौर पर आपके कार्य की निंदा कर दी जाएगी कि ये काम आपने सही नहीं किया, उम्मीद है आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से निंदा करके छोड़ देने से ये एक प्रकार की पेनल्टी होती है, जिसको कि SF11 देके और उसके बाद में उसको सेंस्योर कर दिया जाता है। तो माइनर पेनल्टीज सभी लोगों को पता है SF11 है, और पेनल्टीज़ का जो ये पेनल्टीज़ के बारे में जो मतलब ये जो चैप्टर है ये रूल नंबर 6 में दिया हुआ है। सारी पेनल्टीज़ के बारे में डिटेल में उसमें लिखा गया है, तो आप रूल नंबर 6 पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। अब इसमें सेंस्योर हो गया पहली पेनल्टी। दूसरी पेनल्टी हो जाती है विथहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन फॉर अ स्पेसिफाई पीरियड। एक निश्चित पीरियड के लिए आपका प्रमोशन को विथहोल्ड कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो ये भी माइनर पेनल्टी में आता है। स्पेसिफाई पीरियड होता है, पीरियड उसमें मेंशन करना जरूरी होता है। थर्ड हो जाता है रिकवरी फ्रॉम हिज पे फॉर द होल या फिर पार्शली जो पेकिनियरी लॉस हुआ प्रशासन का या गवर्नमेंट का, जिस पद पर आप काम कर रहे थे और आपके नेग्लिजेंसी के कारण या आपके बिहेवियर के कारण जो लॉस हुआ रेलवे को, उसका पार्सली आपसे पे करवाया जा सकता है या फिर पूरा का पूरा अमाउंट आपकी पेमेंट से पे कराया जा सकता है। तो इसको ये जो है इसके लिए रूल नंबर इसके लिए थर्ड नंबर पेनल्टी है। तीसरी पेनल्टी दी जा सकती है कि पूरी तरह से आपसे वसूल किया जा सकता है जो भी लॉस हुआ, जो भी ब्रीच ऑफ ऑर्डर के कारण आपने जो रेलवे को नुकसान पहुंचाया। इसमें आ जाता है फोर्थ नंबर का कि विथहोल्डिंग ऑफ प्रिविलेज। 4 नंबर की में 4 नंबर का फोर्थ नंबर में आ जाता है ये, जो कि थर्ड का ए ही रहेगा। उसका 4 नंबर दिया है लेकिन थर्ड का ए रहेगा ये। 3 का विथहोल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पासेज एंड PTOs फॉर बोथ। या तो पास PTO रोक दिया जाएगा या दोनों रोक दिया जाएगा। एक हो जाता है इसी में थर्ड का बी हो जाता है रिडक्शन टू द लोअर स्टेज इन टाइम स्केल फॉर पे बाय वन स्टाफ फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली इफेक्टिंग द पेंशन। इसमें आ जाएगा दोस्तों कि आपका लॉस कर दिया, सॉरी ये 4 ही नंबर रहेगा, 4 का ए 4 का बी। तो इसमें ये रहेगा कि आपको कि लोअर स्टेज पे बैक कर दिया जाएगा, रिडक्शन कर दिया जाएगा। जिस टाइम स्केल पर काम कर रहे थे आप उसे 1-2 स्टेप जो भी बैक करना है वो कर देंगे, और उसमें ये पीरियड जो रहेगा 3 साल से ज़्यादा का पीरियड नहीं रहेगा। और कम्युलेटिव इफेक्ट मतलब आपका पेंशनरी कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब आपका ये वापस रिस्टोर किया जाएगा तो आपको वापस उसी जगह पे लाया जाएगा टाइम स्केल में जहाँ पर आप होना चाहिए था, और उसका कोई एडवर्सली इफेक्ट पेंशन पे नहीं पड़ेगा। मतलब आपका जो बेसिक एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जाना चाहिए था सेम वही बेसिक रहेगा। मतलब इस लॉस का सिर्फ ये 3 साल के लिए आपको नुकसान रहेगा। तो इसमें ये 3 साल का पीरियड होता है, ये मेन होता है। और लोअर स्टेज पे एक स्टेज पे आपको बैक कर दिया जाता है। ये 2 चीज़ें इसमें बी की मेन चीज़ें। अगर टाइम स्केल नहीं दिया और या ये कम्युलेटिव और एडवर्सरी इफेक्ट अगर होता है तो वो मेजर पेनल्टी हो जाती है। तो इसमें 3 चीज़ क्या हो गई कि एक स्टेज पीछे कर दिया जाएगा, 3 साल का पीरियड रहेगा, और कम्युलेटिव इफेक्ट विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट और नॉट एडवर्सरी इफेक्टिंग द पेंशन। ये 3 चीज़ें रहेंगी तब जो यानी माइनर पेनल्टी रहेगी। अगर ये 3 चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं रहती है जिसका कि हम लोग चर्चा करते हैं तो वो मेजर हो जाती है। विथहोल्डिंग और इंक्रीमेंट ऑफ पे फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड विथ फर्दर डायरेक्शंस as to whether on the expiry of such period this will or will not have the effect of postponing the future increment of his pay। तो अपना एक विथहोल्डिंग द इंक्रीमेंट कर लेना एक स्पेसिफाई पीरियड के लिए, 1 साल 2 साल 6 महीने 3 साल इस टाइप से। और उसमें ही साथ ये भी उसमें डायरेक्शन लिख देना कि ये जो इंक्रीमेंट बैक किया इसका जो है पोस्टपोनिंग इफेक्ट क्या होगा। मतलब जब ये पनिशमेंट ख़त्म हो जाएगा तो ये रिस्टोर होंगे
या नहीं होंगे, ये इस चीज़ का मेंशन करने के बाद में उसमें चार्जशीट इम्पोज की जाती है। तो ये हो जाएगी 5वें नंबर की। इंक्रीमेंट रोक दिया स्पेसिफाइड पीरियड के लिए और उसमें लिख दिया कि इसका पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ये जो इंक्रीमेंट रोकेगा ये बाद में रजिस्टर होंगे या नहीं होंगे, ऐसा उसमें लिख दिया जाता है। अब ये तो हो गई माइनर पेनल्टी, ये हो जाएंगी मेजर पेनल्टी। सॉरी, यहाँ पर माइनर लिखा गया है, मेजर पेनल्टी रहेगी। अब मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी में देखो क्या अंतर आ जाएगा यहाँ पर कि मेजर पेनल्टी में क्या हो जाएगा कि सेव इज अ प्रोवाइडर इन क्लास थर्ड का बी। ये जो मैं ये बोला था ना कि ये 4 नहीं होके ये थर्ड का ए और थर्ड बी आ जाएगा। तो थर्ड का बी में दिया हुआ है सेव इज प्रोवाइडेड फॉर इन क्लास थर्ड का बी रिडक्शन टू द लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड विथ फर्दर डायरेक्शन। इसमें देखिए 3 साल दिया था, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है स्पेसिफाइड पीरियड और रिडक्शन टू द लोअर स्टेज। आपको लोअर स्टेज पे बेक किया जा रहा है, लोअर टाइम स्केल पे नहीं किया जाता है, ठीक है। एज वेदर ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, और ऐसा पीरियड जो पीरियड खत्म होने के बाद में क्या होगा, द रिडक्शन विल और विल नॉट हैव इफेक्ट द पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इन पिच पे। और उस पर यह लिख दिया जाएगा कि जब ये पीरियड खत्म होगा तो उसके बाद में आपको जो रिडक्शन किया गया था उसके कारण जो पोस्टपोनिंग इंक्रीमेंट पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये चीज़ इसमें मेंशन कर ली जाएगी। तो यहाँ पर ये अंतर ये हो गया कि इसमें स्पेसिफाइड पीरियड दिया है, मतलब कि एक लिमिट नहीं दी है, 3 साल से ये ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफाइड 5 साल 7 साल जो भी है उस पर स्पेसिफाइड पीरियड देना पड़ेगा। और पीरियड को ख़त्म होने के बाद में जो रिडक्शन किया था उसका उसके पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये उसमें लिख देना होता है, तब जाके ये मेजर पेनल्टी हो जाती है। इसको 5 नंबर बोल देंगे, इसको 6 नंबर। अब 6 नंबर में क्या हो गया, रिडक्शन टू द लोअर स्केल ऑफ पे। लोअर स्केल पे आपको बैक कर दिया। ग्रेड पोस्ट और सर्विस विथ और विदाउट फर्दर डायरेक्शन, बिना या डायरेक्शन के किए। कंडीशन ऑफ रिस्टोरेशन फॉर द ग्रेड एंड पोस्ट सर्विस फ्रॉम द रेलवे सर्वेंट वाज रिड्यूस्ड एंड हिज सीनियरिटी एंड पे ऑन सच रिस्टोरेशन ऑफ दैट ग्रेड पॉइंट पेस्ट। उस पर या तो ऐसा मेंशन कर दिया जाएगा कि उसके बाद में रिस्टोरेशन की क्या कंडीशन होगी या फिर नहीं भी किया जाए। सर्विस विथ और विदाउट फर्दर डायरेक्शंस, या तो डायरेक्शन दे भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है कि आफ्टर कंडीशन लगाए कि रिस्टोरेशन ग्रेड पे पोस्ट में उसके बाद में होगा या नहीं होगा, सीनियरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ उसमें लिख दी जाएगी। तो ये तो हो गए 6 नंबर। 7, 8 और 9 का नंबर मेजर पेनल्टी का अलग से दे दिया है। तो कंपलसरी रिटायरमेंट, कंपलसरी रिटायरमेंट की जहाँ पर बात आती है तो एम्प्लॉय को सारे बेनिफिट दे दिए जाते हैं और उसको कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया जाता है। रिमूवल फ्रॉम हिज पे विच ऑल नॉट बी could disqualify for future under the गवर्नमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। सर्विस से निकाल दिया गया और साथ ही साथ उसमें ये रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन वो एलिजिबल रहेगा दूसरी जगह गवर्नमेंट जॉब में या रेलवे स्टेशन में जॉब करने के लिए। अगर वो फिर से क्वालिफाई होता है तो जॉब कर सकता है, मतलब एलिजिबल रहेगा। डिसमिसल में ऐसा हो जाता है कि उसके बाद में उसके ऊपर ऐसा रिमार्क डाल दिया जाता है कि उसके बाद में कोई भी गवर्नमेंट जॉब या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब करने के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो ये दोनों अंतर हो जाता है रिमूवल में और डिसमिसल में। और जो कंपलसरी रिटायरमेंट में जो कंपेशनेट अलाउंस दिया जाता है, पेंशन नहीं दी जाती अगर कंपलसरी रिटायरमेंट किया तो उस समय जो पेंशन रहेगी 2/3 से कम पेंशन नहीं मिलेगी। ग्रेजुटी और पेंशन जो मिलेगी कम से कम 2/3 मिलेगी। वही अगर रिमूवल या डिसमिसल किया जाता है तो इस कंडीशन में उसको कंपेशनेट अलाउंस दिया जाता है, लेकिन वो कितना रहेगा, मैक्सिमम 2/3 रहेगा। तो ये दोनों का अंतर हो जाएगा इनमें। SOP फॉर DNAR, SOP मतलब शेड्यूल ऑफ पावर इन DNAR फॉर नॉन गजेटेड स्टाफ। नॉन गजेटेड स्टाफ के में SOP के क्या पावर हैं DNAR से संबंधित। तो सीनियर सुपरवाइजर इंचार्ज विथ पेन लेवल 6 एंड अबोव प्रिस्क्राइब ए सुपरवाइजर इंचार्ज बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज़ के लिए इसका उसको सुपरवाइजर प्रिस्क्राइब किया है और वो लेवल 6 में या उससे अधिक काम कर रहा है, सीनियर सुपरवाइजर है, तो वो किसको पेनल्टी, किसके ऊपर पेनल्टी दे सकता है, ऑल स्टाफ हु आर
3 पे लेवल बिलो, उससे जो 3 पे बिलो लेवल के रहेंगे, मतलब 46 वाला है तो 28, 24, 2000, 1900 वाले को जो है वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है लोअर देन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर पनिशमेंट 1 to 4 अबो, 1 से लेकर 4 तक के पनिशमेंट को वो देने के लिए मतलब दे सकता है। लोअर देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर पनिशमेंट 1 to 4, जो उसके अंडर में इतने स्टाफ काम कर रहे होंगे उनमें से। असिस्टेंट ऑफिसर जूनियर स्केल ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर जो रहेंगे उनके लिए। ऑल स्टाफ विथ पे लेवल अप टू एंड इंक्लूडिंग, मतलब लेवल 4 तक के लिए फॉर पनिशमेंट 1 to 5 अबो एंड सस्पेंशन। जो भी जूनियर स्केल के ऑफिसर रहेंगे वो जो है अपने जो उसके पास में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनमें से लेवल 4 तक के लिए, जो कि लेवल 4 भी इंक्लूड रहेगा, उनको 1 से लेकर 5 तक का पनिशमेंट दे सकते हैं और सस्पेंशन में भी डाला जा सकता है, सस्पेंड भी कर सकते हैं। ऑल्सो फॉर पेनल्टी स्पेसिफाइड इन आइटम नंबर 6 ऑल स्टाफ इन ग्रेड पे अप टू एंड इंक्लूडिंग, ये बहुत पुराना बेसिक दिया 1650 रुपये। अब देख लेते हैं सीनियर स्केल ऑफिसर एंड असिस्टेंट ऑफिसर जूनियर स्केल एंड ग्रुप बी होल्डिंग इंडिपेंडेंट इंचार्ज। जो इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी, इंडिपेंडेंट इंचार्ज में रहेगा वो सीनियर स्केल एंड ग्रुप बी गजेटेड, और उसमें सीनियर स्केल ऑफिसर एंड असिस्टेंट ऑफिसर विथ होल्डिंग इंडिपेंडेंट चार्ज जिनका रहेगा उनके पास। ऑल द स्टाफ विथ इज पे लेवल अप टू इंक्लूडिंग लेवल नंबर 5 फॉर ऑल पेनल्टी स्पेसिफाइड अबाउट, जो ऊपर में दी हुई है सारी पेनल्टी, उसमें से कोई भी पेनल्टी इम्पोज करने का उनको पावर दिया गया है लेवल 5 तक के। लेवल 6 तक के वालों के लिए क्या आ जाएगा, जेएजी ऑफिसर एंड सीनियर स्केल ऑफिसर्स होल्डिंग इंडिपेंडेंट चार्ज एंड इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट इन द रेलवे, उनके लिए क्या रहेगा, ऑल क्लासेज ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ फॉर ऑल पेनल्टी स्पेसिफाइड अबव, मतलब लेवल 5, लेवल 6 तक, लेवल 7 तक के लोगों को भी ये पेनल्टी दे सकते हैं। ऑल द स्टाफ नॉन गजेटेड जितना भी स्टाफ रहेगा लेवल 8 तक भी उनको भी दे सकते हैं। एडीआरएम इन रिलेशन टू डिपार्टमेंट अटैच टू द देम और डीआरएम, जो भी डीआरएम से अटैच डिपार्टमेंट है उन सब में ऑल क्लासेज ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ फॉर ऑल पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन अबव, जो ऊपर दी गई सारी पेनल्टीज में एडीआरएम उनको पनिशमेंट दे सकते हैं सारी पेनल्टीज के लिए। एसएजी ऑफिसर इन द जोनल रेलवे हेडक्वार्टर इन पेमेंट नंबर 4 विथ पेमेंट 14 इंक्लूडिंग पीएचओडी इन पेबी 14 विथ 12,000 जो पहले का ग्रेड पे था उस समय के हिसाब से। ऑल द क्लासेज ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ फॉर ऑल पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन अबव, उसको पेनल्टी दे सकता है सभी स्टाफ को। जोनल लेवल की बात हो रही है, हेडक्वार्टर लेवल पे इन PV4 विथ पे लेवल 14 इंक्लूडिंग पीएचओडी इन 14 विथ ग्रेड पे अबव। डीएआर टाइम शेड्यूल, डीएनडीआर के लिए भी एक टाइम शेड्यूल बना दिया है ताकि जो भी केस हैं वो जल्दी हो जाए। तो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिप्लाई टू चार्जशीट के लिए कितना डेज दिया हुआ है, 20 + 10 30 डेज दिया हुआ है। इंक्वायरी, ये जो ज़्यादातर इसका टाइमलाइन पूछा जाता है एग्जाम में, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए कितना दिया है, 20 + 10 डेज। इंक्वायरी शुड बी कंप्लीट एंड रिपोर्ट सबमिटेड टू आईओ, इंक्वायरी ऑफिसर के पास में 60 डेज में, और इशूइंग अ पनिशमेंट नोटिस बाय डीएन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा 20 डेज। अपील के लिए 45 डेज दिया, रिवीजन के लिए 40, रिवीजन पिटीशन के लिए 25 डेज, इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट के लिए 6 मंथ, और रिड्यूस, कंफर्म और सेट असाइड के लिए 1 ईयर। ये भी ज़्यादातर इन एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें कोई भी चीज़ पूछी जाती है, ये या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डीएनआर रूल। डीएनआर रूल्स के अंतर्गत जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ किए जाते हैं, एसएफ दिए जाते हैं, उनके बारे में हम छोटा सा एक रिव्यू डाल लेते हैं। तो एसएफ1 जो है सस्पेंशन के लिए रूल नंबर 5 में सस्पेंशन के बारे में दिया हुआ है, तो उसमें है एसएफ1 इशू की जाती है। एसएफ2 को डीम्ड सस्पेंशन मान लिया जाता है, ये भी रूल नंबर 5 में ही है। डीम्ड सस्पेंशन मतलब उसको सस्पेंशन माना हुआ, सस्पेंड माना हुआ ऐसा समझ लिया जाता है। SF3 में दिया जाता है सर्टिफाइड बाय सस्पेंडेड ऑफिशियल, जो भी ऑफिसर को या एम्प्लॉय को सस्पेंड किया है वो अपने तरफ से एक अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट देता है रेलवे को कि वो अदर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, उसके लिए उसे SF3 देना होता है।
ऐसे 4 रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन को जब रिवोक किया जाता है मतलब ख़त्म कर दिया जाता है, उसके लिए ऐसे 5 देके, ऐसे 4 देके उसको सस्पेंशन को रिवोक किया जाता है। ऐसे 5 मेजर पेनल्टी सभी लोगों को पता होगा कि जिसका कि रूल नंबर 9 में दिया हुआ है। मेजर पेनल्टीज की जो प्रोसेस होती है वो रूल नंबर 9 के अंतर्गत होती है, मेजर पेनल्टी। SF6 होता है रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, रूल नंबर 9। 16 नंबर केस मतलब उसको इंस्पेक्शन से मना कर देना, रिफ्यूज़ करना कि आप इंस्पेक्शन नहीं करते हो। अगर चार्ज ऑफिशियल चाहता है इंस्पेक्शन करना तो उसको SF6 देके उसे मना किया जा सकता है। SF7 में इंक्वायरी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट, मतलब उसको अपॉइंटमेंट करने के लिए SF7 दिया जाता है इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंटमेंट के लिए। मतलब SF8 में आ जाएगा नॉमिनेशन फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर या प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ये SF8 में आ जाएगा। SF9 जो आजकल डिलीट कर दी गई है, कैंसिल कर दी है। SF10 में आ जाएगा डिसिप्लिनरी रिएक्शन इन कॉमन प्रोसीडिंग, कॉमन प्रोसीडिंग के जो एक्शन लिया जाएगा वो रूल नंबर SF10 के लिए अंतर्गत लिया जाएगा। रूल नंबर 13 में कॉमन प्रोसीडिंग का होता है। SF10A अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग, देखिए 10 में कॉमन प्रोसीडिंग के लिए आ गया, 10A में उसके लिए इंक्वायरी ऑफिसर, और 10B में अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर PI का 10B में। ये तीनों जो है कॉमन प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, ठीक है, याद करने के लिए। SF11 आ जाएगा माइनर पेनल्टी, जिसका एक रूल नंबर 11 में उसके बारे में दिया हुआ है। SF11A इंटीमेशन ऑफ माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग इन केस ऑफ DA डिसाइडेड टू होल्ड द इंक्वायरी, रूल 11(1)(b), 11(2). तो ये था इसमें पेनल्टीज़ के बारे में। अब आ जाता है इसमें चार्टर ऑफ कमिटमेंट ऑन वेरियस मैटर, टाइम लाइन देयर ऑन। अब चार्टर का मैटर आ जाता है कि redressal, disposal of staff grievances, representation received in different portal like single window cell, CP ग्राम निवारण, including cases of refixation, seniority, MACP, arrears, promotion, etc. इसके लिए जो 30 वर्किंग डेज में इसे कोशिश करना चाहिए सॉल्व करने के लिए, ये चार्टर में दिया हुआ है। पर्सनल इंटरव्यू विद DRM से अगर कोई व्यक्ति मिलना चाहता है तो सेम डे, इफ़ DRM इज़ नॉट अवेलेबल देन इंटरव्यू विल बी विद द ADRM कंसर्न, जो भी रहेंगे उनसे होगा। कंपेशनेट अपॉइंटमेंट के लिए केसेज अप्रूव्ड एट डिविजनल लेवल पे, अगर केस को अप्रूव होना है तो 3 महीने का टाइम दिया हुआ है। अगर केस इंक्वायरी अप्रूवल विद द हेडक्वार्टर तो हेडक्वार्टर के लिए 60 दिन प्लस 30 दिन, सॉरी डिवीज़न के लिए 60 दिन और हेडक्वार्टर के लिए 30 दिन, वो भी मतलब 90 डेज में दोनों होना चाहिए। पेमेंट ऑफ सेटलमेंट ड्यूज अगर है तो सुपर एन्युएशन के लिए ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट को उसके साथ सेटलमेंट ड्यू हो जाना चाहिए। VRS डेथ या रेजिग्नेशन है तो 60 डेज फॉर नॉन डिस्प्यूटेड केसेस ओनली। अगर मान लो कि एम्प्लॉय VR देता है, डेथ होती है या रिज़ाइन करता है तो रिटायरमेंट होने के 60 दिन के बाद उसका सेटलमेंट हो जाना चाहिए। अगर कोई केस में कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसकी फाइल क्लियर है, उसके सारी चीज़ें बराबर उसके है, तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जब तक वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तब तक ये चीज़ें नहीं मिल पाती। प्रमोशन थ्रू सिलेक्शन एंड सुटेबिलिटी विद इन 1 ईयर ऑफ इशू ऑफ प्रीवियस पैनल। पिछला पैनल जो इशू हुआ था उसके 1 ईयर में होना चाहिए। NOC फॉर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर इंक्लूडिंग म्यूचुअल ट्रांसफर। तो डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ रिसिप्ट, एप्लीकेशन रिसिप्ट होने के 15 वर्किंग डेज में, एंड इधर फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन और रिजेक्शन ऑफ केस, जो भी उसको फॉरवर्ड करना है या रिजेक्ट करना है वो 15 दिनों में कर लिया जाएगा। सेंडिंग ऑल लेटर्स टू कैंडिडेट्स सेलेक्टेड थ्रू RRB RRC इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन ऑफ पैनल फॉर RRB और RRC विद इन 30 वर्किंग डेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ पैनल, 30 वर्किंग डेज दिया हुआ है। अप्रूवल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एडवांसेज एंड लोन के लिए दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन विद इन 7 वर्किंग डेज विथ सैलरी इन द नेक्स्ट बिलिंग साइकिल एज एप्लीकेबल। डिसबर्समेंट ऑफ लोन एंड एरियर्स आफ्टर अप्रूवल, 7 डेज का टाइम। PF विड्रॉल के लिए भी 7 डेज का टाइम दिया हुआ है। इशू ऑफ PF स्टेटमेंट सेम डेज में किया जाएगा। व्यू ऑफ सर्विस रिकॉर्ड 1 इन अ ईयर, आप सर्विस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं।
NOC फॉर हायर एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, पासपोर्ट डेपुटेशन, ये 14 वर्किंग डेज फॉर रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन वर द विजिलेंस क्लियरेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और 30 डेज इन अदर केसेज, जहाँ पर विजिलेंस की रिक्वायर होगी वहाँ पर 30 डेज़ का टाइम रहेगा। डिस्पोजल ऑफ D&AR केसेस के लिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर के लिए 130 डेज होता है, माइनर के लिए 31 डेज़ का टाइम बाउंड दिया हुआ है। इशू ऑफ पास PTO सेम वर्किंग डे में करना है, एक वर्किंग डे में। सेंक्शन एंड पेमेंट ऑफ CTG, OT एंड TA सेंक्शन विद इन 45 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम फ्रॉम एम्प्लॉय। 45 डेज में उसको कर लेना होता है जब एम्प्लॉय ने क्लेम किया उसके आगे। एंड डिसबर्स टू बी डन इन सैलरी इन द नेक्स्ट बिलिंग साइकिल। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल एमिनिटीज़ फॉर स्टाफ, प्रोविजन ऑफ लेडीज टॉयलेट एंड चेंजिंग रूम इन द ऑफिस वर आर द मोर देन 5 फीमेल एम्प्लॉय वर्कर्स हैं तो वहाँ पर ये बाय मार्च 18 तक कर लेना चाहिए था। वाइट वॉशिंग ऑफ ऑफिस बिल्डिंग इंक्लूडिंग स्टेशन एवरी ईयर करना चाहिए। फिल्टर्ड वाटर फॉर आइडेंटिफाइड एंड नॉमिनेटेड ऑफिसेज विद इन 60 डेज ऑफ इशूइंग द चार्टर। Fans and desert coolers in the identified nominated offices within 60 days of issue the charter, or provision of PC and internet, personal computer and internet connectivity as the stipulated now within 6 months of issue of the charge. Disposal of leave application, लीव एप्लीकेशन के लिए CL के लिए 1 वर्किंग डे, LAP मैटरनिटी लीव 7 वर्किंग डेज, और एक्स इंडिया लीव 30 डेज का टाइम दिया हुआ है इसके लिए। डिस्पोजल ऑफ लीव एप्लीकेशन, ये 30 डेज याद रखिए और ये 7 डेज का याद। इशूइंग ऑफ सीनियरिटी लिस्ट वंस एवरी ईयर, हर साल में एक बार सीनियरिटी लिस्ट निकलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक था ये एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के कुछ मेन चीज़ें थी इसमें और भी कुछ पार्ट बाकी है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए, और कुछ डाउट रहता है तो डिस्कस ये कमेंट में कुछ आप अपनी क्यूरी रेज कर सकते हैं अगर कुछ डाउट रहता है तो। इस तरह हम लोग आपस में डिस्कस करके भी अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।